कि मेरा जो सेशंस हैं ये ऐसे आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स, जस्ट 2 से 4 मिनट का एक ब्रीफ और उसके बाद विदाउट वेस्टिंग टाइम हम टॉपिक की तरफ जाएंगे। कोई भी हमें ऐसे आ जाए तो ऑफ कोर्स हमें उसको इंग्लिश में लिखना है, लेकिन हमारे पास कंटेंट है भी, मटेरियल है भी उस पे लिखने के लिए या नहीं। क्योंकि मेयरली इंग्लिश में आपने क्या लिखना है, आपका कंटेंट और मटेरियल उस टॉपिक से रिलेटेड। ये मेरे सेशंस में मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन इसकी करवाता हूँ। हमारा सेशन जो है वो लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, उसके लिए आपको किसी इंग्लिश के टीचर से ही राब्ता करना है। लेकिन मेरे सेशंस में आपको 40 टॉपिक्स तक कंटेंट अवेलेबल होगा। और ये कंटेंट कैसा होगा, नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है कि जी डेमोक्रेसी पे ऐसे करवा दिया, ठीक है जी, ह्यूमन राइट्स पे करवा दिया, एनर्जी पे करवा दिया, पॉवर्टी पे करवा दिया, ज्यादातर इसी तरह क्लाइमेट चेंज पर ऐसे तैयार हो गया। लेकिन अब ऐसे ऐसेज आना कम हो गए हैं। आप अपनी ऐसेज जो 2023 के हैं एफपीएससी के, जरा उनको खोल के तो देखें। आप यूपीएससी के 2023 के एसेज जरा इनको देखें तो सही। थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डजंट बिगिन अनलेस देयर इज एन ऑपोजिट। अजी क्या लिखे जी इस पे, ठीक है जी। नॉट ऑल हु वेंडर आर लॉस्ट, क्या लिखे जी इस पे, ठीक है जी। मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, क्या लिखे जी इस पे। बॉयज आर बॉयज, बॉयज विल बी बॉयज, जिस तरह भी वो पूछ ले, क्या लिखें जी इस पे। तो अब जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं इन पर भी तो कुछ पता होना चाहिए ना हमारे स्टूडेंट्स को, कि ऐसी अगर स्टेटमेंट्स आ जाएं तो इनको कैसे खोलना है, इनको कैसे लिखना है, ठीक है जी। A society that has more justice is a society that needs less charity। ओहो, अब स्टेटमेंट तो समझ आ रही है, मुश्किल वर्ड नहीं है, लेकिन इसको आपने 100 मार्क्स का एटलीस्ट 2000, मिनिमम 2000 वर्ड, कम से कम, चलो इससे ज्यादा तो ना करें, कम से कम इतना 2000 वर्ड तक फैलाना है। इस एक स्टेटमेंट को कैसे फैलाएंगे, मेरे सेशंस में बुनियादी तौर पर इसी कंटेंट और मटेरियल फोकस होता है। मैं कुछ 10 से 15 के करीब फिलोसॉफिकल प्रोवर्बियल टाइप की जो स्टेटमेंट्स हैं उन पे बात करता हूँ। कोई 10 से 15 डिस्क्रिप्टिव कॉज एंड इफेक्ट कंपैरिजन के कॉन्टेक्स्ट में उन पे बात करता हूँ। और कोई 10 से 15 आर्गुमेंटेटिव परसुएसिव स्टाइल के स्टेटमेंट्स पे बात करता हूँ। तो मिला के कुछ कम कुछ ज्यादा तो 40 के करीब बन जाती है। कोई गारंटी नहीं है मेरी, लेकिन अगर हम 2023 22 23 की पैटर्न्स को देखें तो एक आधा एक दो किसी ना किसी सीएसएस पीएमएस या आप डिस्क्रिप्टिव के भी पेपर होते हैं उनमें भी ऐसे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तुक्का लग जाता है। ये स्कीम है जी मेरी। दोबारा वाजिया कर दूं कि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं। आपने आउटलाइन किस स्टाइल में बनानी,
आपने थीसिस स्टेटमेंट को कैसे लिखना है, आपकी पैराग्राफिंग कैसी है, क्या कैसी होनी चाहिए, आपकी ग्रामर कैसी है, ये सारे काम इंग्लिश के टीचर उसने आपको टेक्निक सिखानी है। लेकिन आपने इस पूरे आउटलाइन आपने बना लिया है, लेकिन उसको फैलाना है। आपके पास कंटेंट कहाँ से आएगा, मटेरियल स्टूडेंट रीड करे पढ़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टूडेंट पढ़ता नहीं, या उसके पास टाइम नहीं होता। तो वो फिर हमारे जैसे टीचर्स को ज्वाइन कर लेता है पैसे दे के, कि भाई चलो यहाँ से मुझे शॉर्ट टाइम में मेरे कोई 30-40 टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे, उनमें से कोई एक आधा तुक्का लग जाएगा। और सिर्फ ये नहीं है कि इन स्टेटमेंट्स के जरिए आपका सिर्फ ऐसे ही निकलेगा, किसी भी इंटरव्यू के लिए आपके पास इतने आर्गुमेंट्स आ जाते हैं कि किसी भी इंटरव्यू में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। सो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो उसी पैटर्न में इसको जिस तरह चल रहे हैं वो चलते जाएंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका आज पहली क्लास होगी, और वो अगर इंटरेस्टेड हैं आज की क्लास के बाद सेशन लेने के लिए, तो वो कोऑर्डिनेटर से राब्ता कर सकते हैं और उससे डिटेल बाकी सारी ले सकते हैं। तो जी शुरू करते हैं। आज की जो स्टेटमेंट है वो हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड नेशनल यूनिटी। पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड नेशनल यूनिटी। जो पुराने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो मेरे स्टाइल का पता है कि जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो स्टूडेंट साथ साथ अपना नोट डाउन कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं तो ऐसा है कि आप साथ साथ अपना लिखते जाएं पॉइंट्स। इतना कंटेंट इतना मटेरियल होता है कि आप अपनी अंग्रेजी में उसको लिखें तो आपका कलम नहीं रुकेगा। मेरा एसेंशियल फलसफा यही है कि ऐसे में जब स्टूडेंट वहां बैठा हो तो वो स्टेटमेंट पे जो उसका व्यू है उसके लिए उसके पास मटेरियल इतना हो कि उसका कलम ना रुके, वो रेपिटेशन ना करे, रिपीट ना करे अपनी चीजों को, उसका कलम ना रुके। और लिखना उसने अंग्रेजी में है तो वो अपने अंग्रेजी के टीचर को चेक कराए। लेकिन शुरू करते हैं। ये ऐसा ही समझ लें कि आप मेरे सेशन में कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं। बस फर्क ये है कि यहाँ किताब खुद बोल के आपको बता रही है कि मेरे में ये है। सो पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड नेशनल यूनिटी। चैट जनरली जो है वो हमारे सेशंस में सिर्फ इसलिए ऑन की जाती है कि अगर आपका कोई पॉइंट मिस है तो आप चैट में किसी से पूछ लें कि ये सर ने लिखा था ये क्या वर्ड है, क्योंकि राइटिंग स्पीड मेरी जिस तरह की होती है। अदर देन दैट अपने ओपिनियंस अपने पास रखें, क्योंकि आपका कोई गलत ओपिनियन मैंने पढ़ लिया चैट में तो सीधी सीधी गालियां पड़ती हैं जी। एडवांस में बता रहा हूं, अगर आपने स्पीकर ऑन किए हुए हैं, माइक ऑन किए हुए हैं, आपके घर वाले सुन लेते हैं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो अपनी इज्जत आपके अपने हाथ में होगी। ओके जी शुरू करते हैं। क्योंकि जाहिर है हमने कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पेपर तो देने नहीं, कोई इंडिया के तो पेपर देने नहीं। तो जब हमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन और नेशनल यूनिटी की बात हो रही है तो डेफिनेटली हम पाकिस्तान से ही अपना बात को स्टार्ट करेंगे। इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है हमें। हाँ कुछ बातों में इधर उधर हम जाएंगे केस स्टडीज में, लेकिन स्पेसिफिक ज़रा पाकिस्तान में तो यही से बात होगी। हमारी जो सोसाइटी है ना जी इस वक्त करंटली वो हाईली पोलिटिसाइज्ड है जी, हाईली पोलराइज्ड। और इससे ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी इफेक्ट हुई है, हमारी पॉलिटिकल हमारा पॉलिटिकल कल्चर वो भी मुतासिर हुआ, वो भी अफेक्ट हुआ। और ओवरऑल हमारी आउटलुक सोसाइटी की जिसमें इनटॉलरेंस बड़ी है जी। खास तौर पर लास्ट 1 डेकेड में हम हाईली पोलराइज्ड हुए, तकसीम हुए बहुत ज्यादा। लेकिन ऐसा है
इट इज नॉट समथिंग न्यू, ये कोई नई चीज नहीं है जी। नॉट इन द केस ऑफ पाकिस्तान, यानी नीदर इन द केस ऑफ पाकिस्तान नॉर क्रॉस द ग्लोब, कोई नई चीज नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, इंडिया ने, यूके ने, ये बड़ी जो स्टेट्स, इन्होंने ये चीजें पास्ट में भी एक्सपीरियंस की हैं, एक्सपीरियंस कर भी नहीं। और हमारे पास ऐसी भी एग्जांपल्स हैं जहां इसको सक्सेसफुली टैकल भी किया गया है। ठीक है जी। और पाकिस्तान अपने करंट फेज में ऐसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल से लेसन भी लर्न कर सकता है। स्टार्टिंग बेस बना रहे हैं ना हम टॉपिक की। जब आपकी इकोनॉमी, पॉलिटिकल कल्चर, इनटॉलरेंस, हर चीज आ रही है ना जी, तो इसका मतलब है कि आपकी यूनिटी इफेक्ट हो रही है, मुतासर हो रहे हैं आप, डेफिनेटली हो रही है। सो है क्या ये जिसको आप पॉलिटिकल पोलराइजेशन कहते हैं? अगर इन केस बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपने घबराना नहीं, तो मैं रिकनेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन ये स्लाइडें गायब हो जाएंगी, तो साथ साथ आप अपने पॉइंट्स भाई लिखते जाना, क्योंकि वंस अगर नेट डिस्कनेक्ट हो जाए तो स्लाइड्स फिर ये खत्म हो जाती है, ये रिकवर नहीं होती। पॉलिटिकल पोलराइजेशन है क्या? बुनियादी तौर पर इसको कहा जाता है एक्सट्रीम डाइवर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल व्यूज एंड इडियोलॉजीज। एक्सट्रीम डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस होती है सियासी जमातों की, एक मुल्क के अंदर ओपिनियन डिफरेंट होती है, लोगों की ओपिनियन डिफरेंट होती है, बट पोलराइजेशन उस कैफियत का नाम है जहां ये डाइवर्जेंस अपनी आखिरी हद को पहुंच जाए, और एज अ रिजल्ट आप एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होते, सोसाइटी अनकम्प्रोमाइजेबल हो जाती है। अनकम्प्रोमाइजेबल हो जाती है, बात सुनने को, डिबेट करने को तैयार ही नहीं होते, तो रिजल्टेंटली सोसाइटी इग्नोर कर जाती है रैशनल डिबेट्स को, कि भाई बात करो, आर्ग्यू करो। जो एक ग्रुप रूल में आता है, अगर कोई एक ग्रुप रूल में आ जाए तो वो अदर्स को, दूसरों को पॉलिटिकल स्पेस ही नहीं देता, कॉर्नर्ड कर देता है जी, बिल्कुल उनको दीवार से लगा देता। पॉलिटिक्स ऐसे तो नहीं होती। ठीक है जी। ये बुनियादी तौर पर ये सारी एक्टिविटी इस एजम्पशन पर चल रही होती है, पोलराइजेशन की एक्टिविटी, कि वी द प्योर पीपल, हम हैं प्योर, दे द करप्ट, और वो जो दूसरे हैं वो चोर है, वो करप्ट है। ये दुनिया के हर मुल्क में 21st सेंचुरी में खास तौर पर होने वाली पॉलिटिकल पोलराइजेशंस इसी पैटर्न पे चल रही हैं। वही द प्योर, हमारा ग्रुप ठीक है, हम सच्चे हैं, हम रास्त हैं, हम ही हैं वाहिद होप, और बाकी सारे चोर हैं। हर जगह यही पैटर्न चला है थ्रू आउट 21st सेंचुरी। क्या ब्राजील, क्या यूएस, क्या इंडिया, क्या ऑस्ट्रिया, क्या टर्की, क्या फिलीपीन, क्या पाकिस्तान, हर जगह यही पैटर्न चला। ठीक है जी। मजे की बात यह है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन होती डेमोक्रेसी में ही है, एक डेमोक्रेसी में ही होती है। ये आपको चाइना में होती नजर नहीं आएगी, ये आपको रशिया में होती नजर नहीं आएगी, ये आपको मिडिल ईस्ट के किसी भी किंगडम में होती नजर नहीं आएगी। पॉलिटिकल पोलराइजेशन होती ही डेमोक्रेसी में है, इनिशिएट ये डेमोक्रेसी में होती। ठीक है जी। सो ये
बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग एन एस्पिरेंट, आपको बेस पता होनी चाहिए, बुनियाद के पॉलिटिकल पोलराइजेशन है क्या। ठीक है जी। यहां मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि नेशनल यूनिटी क्या है, ना हमें अपने एसए में ये हेडर देने की जरूरत है व्हाट इज नेशनल यूनिटी। ठीक है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है जी। अगर पॉलिटिकल पोलराइजेशन सोसाइटी में इनटॉलरेंस लाती है, पॉलिटिकल कल्चर डिस्टर्ब करती है, इवन इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर जाती है, सोसाइटी में रैशनल डिबेट्स खत्म हो जाती हैं, सोसाइटी अनकम्प्रोमाइजेबल हो जाती है, दूसरे को आप स्पेस ही नहीं देते हैं, तो लेकिन नेशनल यूनिटी इन कंट्रास्ट, नेशनल यूनिटी क्या है? इट सिग्निफाइज सॉलिडारिटी, इट सिग्निफाइज कोहेजन, हम आहंगी, इट सिग्निफाइज हार्मनी। किन के दरमियान? ये किसके दरमियान? विद इन, अमंग सिटीजन्स। ठीक है जी। अब वो चाहे एक सेम एथनिक ग्रुप के हों और मल्टी एथनिक ग्रुप्स के हों, उनके दरमियान सॉलिडारिटी, कोहेजन, हार्मनी सिटीजन्स के दरमियान, उसको आप कहते हैं नेशनल यूनिटी। चाहे एक सिंगल कल्चर हो पूरी कौम का, या मल्टीपल कल्चर्स हों, मुख्तलिफ सकाफतें, चाहे पूरे मुल्क में एक सिंगल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑपरेट कर रही हो, या मल्टीपल आइडियोलॉजीज ऑपरेट कर रही हो, कैसा भी, लेकिन हो ये रहा हो, सॉलिडारिटी हो, कोहेजन हो, हार्मनी हो। ठीक है जी। ये है नेशनल यूनिटी। सो हम वाजिया तौर पर कह सकते हैं कि भाई पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है ना जी, इज अ सिवियर थ्रेट टू नेशनल यूनिटी। अब आपकी मर्जी है, अब आप इसको थीसिस स्टेटमेंट समझ लें, या आप उसको घुमा के मुश्किल अल्फाज के साथ लिखना चाहेंगे, ये आपके इंग्लिश के टीचर का काम है। मैंने तो सीधी बेसिक बात कि अगर मैं इस ऐसे का कंटेंट अपने स्टूडेंट को बना रहा हूं, तो अब इसके इर्द गिर्द घूमेगा कि भाई ये एक सवेयर थ्रेट है, क्योंकि सॉलिडारिटी डिस्टर्ब, हार्मनी डिस्टर्ब, कोहेजन डिस्टर्ब करता कौन है इनको डिस्टर्ब? पॉलिटिकल पोलराइजेशन। क्योंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन की इंटरप्रिटेशन ही टोटली डिफरेंट है ना जी फ्रॉम नेशनल यूनिटी। तो इन दो अपोजिंग वर्ड्स को जोड़ के उसने आपसे एक ऐसे डिमांड कर लिया। ठीक है जी। लो जी, क्यों क्यों थ्रेट है? क्योंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन में वो पावर है, इट पोजेसेस दैट पावर विच कैन इजीली ब्रेक नेशनल यूनिटी, कर देती है, सोसाइटी को डिवाइडेड कर देती है, सोसाइटी में एक्सट्रीमिज्म, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, अपनी बात के अलावा किसी की बात ही नहीं सुननी, एब्सेंस ऑफ लॉजिक। ठीक है जी। ये कर देती, ये इतनी बड़ी कैसे कर देती? हाउ फैक्टर, तो वो तो बताना पड़ेगा ना। हम एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देके आगे तो नहीं बढ़ सकते, हमें बताना पड़ेगा कि हाउ पॉलिटिकल पोलराइजेशन अफेक्ट्स नेशनल यूनिटी, कैसे। नो डाउट, व्हाट इज पॉलिटिकल पोलराइजेशन, व्हाट इज नेशनल यूनिटी, इनकी जरूरत नहीं है आपको अपने ऐसे में बताने की, लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन में बता भी जाएं तो कोई मजाक नहीं है। लेकिन ये बात, हाउ पॉलिटिकल पोलराइजेशन, यानी मेरा एक इंट्रोडक्शन आ गया,
और उस एंड में मैं यही बात फिर लेके आ रहा हूँ कि भाई इफेक्ट करती है तो मुझे बताना पड़ेगा। हाउ फैक्टर ना, हाउ पॉलिटिकल पोलराइजेशन affects नेशनल यूनिटी। अब अपनी आउटलाइन में आप यही वर्ड लिखें, या आप अपनी अंग्रेजी में इसको जैसे भी लिखें, मेरा ये नहीं है जो है वो एरिया के मैं आपको बताऊं कि आउटलाइन में इस सेंटेंस को आपने कैसे लिखना है, वो आपकी अंग्रेजी या आप जिस इंग्लिश के टीचर से पढ़ रहे हैं। मेरा काम है, मैंने कंटेंट बनवाना है आपका, आपका कलम ना रुके वहां पे। आपको पॉलिटिकल पोलराइजेशन या नेशनल यूनिटी या इससे मिलती जुलती कोई स्टेटमेंट आ जाए, तो आप उसमें इस कंटेंट का इस्तेमाल कर सकें। अब जरूरी नहीं है कि एज इट इज 100% मैंने कोई टॉपिक पाया तो आपने उसी तरह 100% ही वहां पे छापना है। वहां स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाए तो इस ऐसे जो आज हम कंटेंट कर रहे हैं इसमें से कोई 2 4 5 पॉइंट किसी और जगह पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। आपको कोई टॉलरेंस का ऐसे आ गया, सपोज सपोज आपको कोई हारमोनी पे ऐसे आ गया, आपको कोई कोहेजन पे आ गया, इक्वालिटी पे आ गया, सपोज यहां पे भी आप इस कंटेंट में 2 3 4 पॉइंट यहां पर भी यूज कर सकते। तो अपने आप को आपने कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना कि लो जी जो हमने एक टॉपिक में किया बस वो इसी में है, वो कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं आर्गुमेंट्स पॉइंट्स। सो खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ, रट्टे नहीं मारने। रट्टे मारेंगे तो आप यही कहेंगे मेरा पॉलिटिकल पोलराइजेशन का ऐसे हो गया। अब आपको कोई टॉलरेंस पे ऐसे आ गया तो आपने वहां कहना लो जी ये तो भट्ट साहब ने करवाया नहीं था, अब हम क्या करें। तो मुख्तलिफ एसेज में से आपको टॉलरेंस से रिलेटेड आर्गुमेंट्स जो है वो मिलते जाएंगे। ये भी होंगे, आपसे बिल्कुल होंगे, बस आपने उस कंटेंट को अब्जॉर्ब करना है। उसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना कि बस ये तो अलग है, ये शजरे ममनू है, अब इसके पॉइंट्स में किसी और ऐसे में नहीं लिख सकता। इस चीज को कॉमन सेंस, 99% CSS कॉमन सेंस है, 1% आपकी अंग्रेजी है। एज अ स्टूडेंट जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं, एज अ पेपर 99% इंग्लिश ही है जी पेपर, बाकी 1% अदर पेपर्स हैं। इम्तिहान अंग्रेजी के ही हैं बस। तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन कैसे अफेक्ट करती है? जाहिर है हमें अब आर्गुमेंट्स देने हैं, हमें उसको बताना है कि वाकई करती है जी। मिस इन्फॉर्मेशन एंड ट्रस्ट। अब में चाहे आप ये आर्गुमेंट ना दें, ये मेन आर्गुमेंट हो गया ना जी, अब ये सब आर्गुमेंट्स आ रहे हैं पेपर में, आप मिस इन्फॉर्मेशन एंड ट्रस्ट का हेडर ना दें, आप जो मुनासिब अपनी अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं वो लिख दें, लेकिन जो इसके अंदर है वो मैंने बताना है। इन हेडर्स को आप अपनी मर्जी से भी मोल्ड कर सकते हैं। एक हाईली पॉलिटिकली पोलराइज्ड सोसाइटी, इसमें हर ग्रुप जो है ना, ईच एंड एवरी ग्रुप मेक्स इट्स ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स पे अपनी इंटरप्रिटेशन बना लेता है। फैक्ट्स को तो कोई नहीं चेंज कर सकता, फैक्ट इज फैक्ट। लेकिन उस फैक्ट को उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन बना लेता है और उस इंटरप्रिटेशन में फिर अनकम्प्रोमाइजेबल हो जाता है। वो कहता है जी यही सच्चा है। एज अ रिजल्ट एक सोसाइटी में एक ही फैक्ट पे मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस बन जाती हैं। ठीक है जी। सो जो एक्चुअल फैक्ट है वो कहीं दूर हो जाता है और मिस इन्फॉर्मेशन ये प्रिवेल कर जाती है। ठीक है जी। मसलन 9 मई को जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, इट्स अ फैक्ट। इससे कोई इनकारी नहीं हो सकता कि वायलेंस हुई है। किसने करवाई,
इंटरप्रिटेशन हर एक की अपनी, क्यों करवाई, हर एक की इंटरप्रिटेशन अपनी। ठीक है जी। सो ये इफेक्टिव है जी। एक सेकेंड जी। सो एक तो सीधी सीधी चीज कि भाई फैक्ट को मुकम्मल तौर पर वो मिस इंटरप्रेट हो जाता है जी। फैक्ट मुकम्मल तौर पर अपना अपना व्यू बना लेते हैं। ठीक है जी। और अपने व्यू पे अनकंप्रोमाइजेबल हो जाते हैं, मतलब डायलॉग की ऑप्शन ही कोई नहीं, नो ऑप्शन डायलॉग की। ऐसा ही यूनाइटेड स्टेट्स ने भी किया 9/11 के टाइम पे। 9/11 में जो कुछ हुआ दैट इज अ फैक्ट, एक फैक्ट है। लेकिन फैक्ट लेस सिग्निफिकेंट हो गया क्योंकि पूरी दुनिया पोलराइज्ड हो गई इस इशू पर। ये ग्लोबल पोलराइज्ड सिनेरियो बन गया था कि हाँ जी ये अलकायदा ने किया। ठीक है जी। और जो यूनाइटेड स्टेट्स की इंटरप्रिटेशन थी, अब वो सच थी झूठ थी जो भी थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वो ग्लोबल पोलराइज्ड फिनोमेना डेवलप हो गया। दोज हु बिलीव कि हाँ ये अलकायदा ने किया, दोज हु बिलीव कि नहीं किया, दुनिया डिवाइड होगी। तो फैक्ट कहीं छुप जाता है और मिस इंफॉर्मेशन, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन जो है वो चलती रहती है। ठीक है जी। फिर इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। किसी भी पोलराइज्ड सोसाइटी में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना जी, वो कौन उठाता है? वो कोई ना कोई इंडिविजुअल या पॉलिटिकल ग्रुप उसका फायदा उठाती है। सोसाइटी पोलराइज्ड हो गई है। आप किसी एक्स ग्रुप के मानने वाले हैं या एक्स लीडर के मानने वाले हैं, उसके फॉलोअर हैं। अब वो आपको जैसा अपनी स्पीचेस के जरिए, अपने बिहेवियर के जरिए, अपनी आउटलुक के जरिए आपको जो चीज कम्युनिकेट करेगा, लोग उसको 100% तस्लीम कर लेते हैं। लोगों की अपनी, पीपल की अपनी ओपिनियन खत्म हो जाती है। डेमोक्रेटिक नॉर्म, अपनी लोगों की ओपिनियन खत्म हो जाती है। एक अनडेमोक्रेटिक टेंडेंसी कि जी हमारी पार्टी और हमारा लीडर जो कह रहा है वही सच है, वही ट्रुथ है। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स क्या है? बात सुनो, समझो, आर्ग्यू करो, डिबेट करो, फैक्ट्स को खंगालो, दूसरे की राय, दूसरे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट दो। ये चीजें खत्म हो जाती हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ही मुआशरे से खत्म हो जाती हैं मुकम्मल तौर पर। ठीक है जी। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसे ग्रोह, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली पूरी सोसाइटी को अनडेमोक्रेट बना देते हैं। कोई बात नहीं करनी, कोई रिस्पेक्ट नहीं देनी, बस हम ही ठीक हैं। ठीक है जी। एक पॉलिटिकली पोलराइज्ड सोसाइटी में जाहिर है हर कोई पोलराइज हो जाता है फिर। अब जो कोई भी रूल में आता है ना, चाहे वो एक्स पार्टी हो, वाई हो, जी हो, कोई भी हो, जब भी वो रूल में आता है, अगर वो रूल से जाएगा तो दूसरा रूल में आ जाएगा। वो सोसाइटी पोलराइज्ड हो गई है। अब पार्टी जो मर्जी आ रही हो, एक आ रही हो, दो आ रही होती है, सारी माशरा ही जब पोलराइज्ड हो गया तो होता क्या है कि तीन तरह के डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, उनको सब कोशिश करते हैं कि इनको खत्म कर दें।
फ्री स्पीच खत्म कर दें, कोई ना बोल सके हमारे खिलाफ। ठीक है जी, समझ आ रही जी? सप्रेशन ऑफ ओपोनेंट्स, ओपोनेंट्स को सप्रेस कर दें, वायलेंस को इंसाइट करें, ये काम डायरेक्टली आपकी यूनिटी, कौम को, आपकी ओवरऑल कौम को डिस्टर्ब करते। ठीक है जी, समझ आ रही है जी बात की? सो जनाब, ये दूसरा बड़ा आर्गुमेंट, हाउ फैक्टर का जवाब देने ना हम, कि कैसे इफेक्ट करती है पॉलिटिकल पोलराइजेशन नेशनल यूनिटी को। फिर इसके बाद डिसरप्शन ऑफ सोशल कोहेजन, सोशल कोहेजन कंप्लीटली डिसरप्ट हो जाती है जी। हाँ जी, हो जाती है। स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं आप, साबित तो करेंगे ना कैसे। ठीक है जी। यूजुअली ये जो डिसरप्शन है, दिस डिसरप्शन, इट इज क्वाइट कॉमन। ठीक है जी। कई इश्यूज पर लोगों की जो है ना वो डिफरेंसेस होते हैं एक माशरे में, को इसमें क्या इशू है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन जब ये डिसरप्शन किसी मखसूस पॉलिटिकल एजेंडा के तहत इसको ऑपरेट करवाया जा रहा होता है, तो एट द एंड ऑफ द डे लोग ideology, अपनी क्रिएशन, एट द एंड ऑफ द डे लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट एंड सो ऑन, इन एस्पेक्ट्स पे भी मल्टीपल एनालिसिस बना लेती हैं, क्वाइट कंट्राडिक्टरी टू द स्पिरिट ऑफ नेशनल यूनिटी। सो ये जो एलिमेंट्स हैं ऑफ सोशल कोहेजन, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी इंटरेस्ट, इन ये कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाती है। आजकल के पाकिस्तान की सोसाइटी में हम देख लें कि डायरेक्ट ये एस्पेक्ट्स, आपके कौमी मफाद, आपके नजरियात, इनको टारगेट किया जाता है, ताकि ये पॉलिटिकल ग्रुप्स अपना अपना फायदा ले सकें या अपने वोटर को अपने साथ जोड़े रखें, कनेक्टेड रखें। और वो समटाइम्स आइडियोलॉजी और इंटरेस्ट को भी एक ही रस्सी से हाँक देते हैं। इसकी भी एग्जांपल्स हैं। देखिए ना, जब ट्रंप इलेक्शन आ रहा है 2020 का, तो इसकी स्पीचेस, उसकी स्टेटमेंट्स, उन्होंने इंसाइट किया लोगों को। लोग कांग्रेस पहुंच के जनाब, कैपिटल हिल अटैक कर दिया लोगों ने। नेशनल कोहेजन जनाब, द सिंबल ऑफ नेशनल कोहेजन, आपके जो इस तरह के इदारे, जो इमारतें होती हैं, ये नेशनल कोहेजन के सिंबल्स होते हैं। ऐसा ही कुछ 9 मई पे हुआ। सो बुनियादी रियासत की जो है उसके नजरिए और उसके मफादात, इस ये तो कॉमन होते हैं। कई चीजों में डिसरप्शन होती है लोगों में, लोग खुल के इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो सिंबल्स हैं वो टारगेट हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम होता है, ये इतने वसी लेवल पर नेशनल यूनिटी जो है उस पारा पारा हो जाती है जी, खत्म हो जाती है हर चीज। और मजे की बात ये होती है कि ऐसे लोग सुनने को तैयार ही नहीं होते। वो कहते हैं क्योंकि हमारी पार्टी
क्योंकि हमारा लीडर, उसके साथ जो हुआ है वो गलत है। ये ना कहो कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, तुमने क्योंकि गलत किया है इसलिए हम गलत कर रहे हैं। ये तो होगा, ऐसा तो होना था। तो वो एक और ही नैरेटिव चलना शुरू हो जाता है। लेजिस्लेटिव इश्यूज भी बनना शुरू हो जाते हैं कानून साज इदारों में। ठीक है जी, लेजिस्लेटिव इश्यूज कैसे जी? देखिए जी, किसी भी डेमोक्रेसी की ना ये ब्यूटी होती है कि उसकी नेशनल असेंबली, उसका जो भी हाउस, उसका वो जो भी नाम रखते हैं, उसमें कोई लॉ बनता है ना, तो डिफरेंट ग्रुप्स उस पर डिबेट कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, उस पर फिर वोटिंग होती है। ठीक है जी, सबके व्यूज को सामने रखा जाता है। लेकिन एक पोलराइज्ड सोसाइटी, उसमें लोग लॉज को, इवन लॉ मेकिंग के फोरम पर भी जो लॉ मेकर बैठे होते हैं, वो कानून को इस नजर से नहीं देखते कि वो जी कौम के फायदे के लिए, मुल्क के फायदे के लिए है। वो उसको राइट एंड रॉन्ग में देखते हैं। हमारे साथ भी ये मसला है। लास्ट 1 ईयर से हमारी जुडिशरी नेशनल असेंबली या सेनेट के बनाए हुए लॉज को राइट या रॉन्ग में देख, जब पोलराइज्ड सोसाइटी है ना, तो उसका हर ऑर्गन उस माशरे का वो पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड सोसाइटी मतलब हर चीज पोलराइज्ड होगी, उसकी मिलिट्री पोलराइज्ड हो गई, जुडिशरी पोलराइज्ड हो गई, उसका मीडिया पोलराइज्ड हो गया, उसके उसके पॉलिटिशियंस पोलराइज्ड हो गए, उस्ताद शागिर्द हर कोई पोलराइज्ड हो गया ना। सोसाइटी एक वास्ट फिनोमेना। सो हमारे यहाँ भी तो यही हो रहा है, राइट रॉन्ग। उस राइट रॉन्ग की डिबेट में फंसे रहते हैं। ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है। तो उससे आपकी जो लेजिस्लेचर की जो पावर है, उसकी जो प्रेस्टीज है, वो चैलेंज हो जाती है। उसकी कोई हैसियत ही नहीं रहती। ठीक है जी, लॉ मेकिंग को लोग रिस्पेक्ट ही नहीं देते। किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री जहां डेमोक्रेसी हो, जमहूरियत हो, प्रोग्रेस ये नहीं है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन कैसी मिली है। प्रोग्रेस ये नहीं है कि हुकूमत डिलीवर कर रही है या नहीं कर रही है। सबसे पहली कंडीशन प्रोग्रेस की ये है कि भाई आप यहाँ लॉज जो बन रहे हैं उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है। हाँ, आप ये डिबेट कर सकते हैं कि लॉ बनाने के तरीका पे एतराज है, तो कल को किसी और ग्रुप की मेजोरिटी आए, वो लॉ बनाने का तरीका चेंज कर ले। लेकिन जो एग्जिस्टिंग तरीका है उसको रिस्पेक्ट देना बड़ी जरूरी है। जब तक आप लॉ को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, प्रोग्रेस नहीं कर सकते आप। ठीक है जी। सो जब पूरा मुआशरा, उसके तमाम ऑर्गन्स राइट एंड रॉन्ग में डिवाइडेड हो गए, तो कहाँ की नेशनल यूनिटी? खत्म हो गई चीज। फिर इसी तरह आपका पूरा पॉलिटिकल कल्चर, पूरा मुकम्मल पॉलिटिकल कल्चर, वो एनिमोसिटी के ट्रेंड्स पर चलना शुरू हो जाता है। सियासत है, सियासत में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलता है। सियासत में हर ग्रुप का अपना अपना मैनिफेस्टो होता है, अपनी अपनी ओपिनियन होती है।
सियासत में राइवलरीज होती हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पोलराइज्ड यानी कि सोसाइटी, इसका पॉलिटिकल कल्चर दुश्मनी पर मबनी हो जाता है। सियासी जमातें एक दूसरे के हरीफ होती हैं, किसी का क्या मैनिफेस्टो है, किसी का क्या मैनिफेस्टो है, एक दूसरे को क्रिटिक कर रही होती हैं, उनकी वर्किंग को क्रिटिक कर रही होती हैं। लेकिन एक पोलराइज सोसाइटी में आप दुश्मनी एनिमोसिटी में डेवलप हो जाती है, और ये ग्रास रूट लेवल तक ये एनिमोसिटी डेवलप हो जाती है। नेम एंड शेम थीसिस, वो चोर है, वो डाकू है, वो ये है, वो ये है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। और लोग जो सपोर्टर होते हैं वो इस पर खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक माइंड सेट बन गया होता है, उस माइंड सेट से बाहर निकलने को तैयार नहीं होते। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक है। ना चाहते हुए भी पूरी सोसाइटी, हर स्टेज, हर लेवल पर वो इसी दुश्मनी के एस्पेक्ट में चलनी शुरू हो जाती है। फैमिली लाइफ तक डिस्टर्ब हो जाती है। हर कोई एक दूसरे को एक दूसरे का दुश्मन समझना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। राइवल ग्रुप हैज नो राइट इवन टू लिव, जिंदा रहने का हक नहीं है जी उसको। ये जाहिल हैं, ये गवार हैं। एक पार्टी के सपोर्टर दूसरी पार्टी को यही लेबल किए जाते हैं। सो नेशनल यूनिटी मुकम्मल तौर पर खत्म। सियासत ओपिनियंस में डिफरेंस का, ठीक है, रिस्पेक्ट दें उसको आप अपने अपने तरीके से, लेकिन दुश्मनी बन जाती है। ये प्रॉब्लम है, और वाकई ये इफेक्ट करती है। फिर इसी तरह इरोजन ऑफ कॉमन ग्राउंड्स, इरोजन ऑफ कॉमन ग्राउंड, हर कौम के लिए, हर नेशन के लिए भाई कुछ ना कुछ उसके शेयर्ड बिलीफ्स होते हैं। जितने मर्जी डिफरेंसेस हों, कुछ ना कुछ शेयर्ड बिलीफ्स, कुछ ना कुछ शेयर्ड वैल्यूज वो होते हैं। ये कॉमन ग्राउंड्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी। मसलन एक शेयर्ड बिलीफ, शेयर्ड वैल्यू, मोरालिटी, इखलाकियात, एक शेयर्ड वैल्यू है, एक शेयर्ड बिलीफ है। हर माशरे की अपनी कुछ यूनिक मॉरल्स होते हैं, उनके हर माशरे की अपनी कुछ यूनिक मोरालिटी के एस्पेक्ट्स होते हैं। हम जो ईस्टर्न सोसाइटीज है, हम चाहे जितनी भी दुश्मनी हो, हम कहते हैं फैमिली या वुमेन, उनको ड्रैग नहीं करना चाहिए बीच में। ये एक मोरालिटी का एस्पेक्ट, एक यूनिक मॉरल है। वेस्ट में, वेस्ट की सोसाइटी में जो जितनी भी ज्यादा इश्यूज हो, ओपोनेंट की पर्सनल लाइफ उसको डिस्कस नहीं करना। लेकिन हम देखते हैं कि ईस्टर्न सोसाइटीज, वेस्टर्न सोसाइटीज, बोथ, दोनों में ये काम 21st सेंचुरी में होते आ रही है। ये जो कॉमन ग्राउंड्स होते हैं, पॉलिटिकली पोलराइज सोसाइटी, उसमें इन्हीं कॉमन ग्राउंड्स को सबसे ज्यादा खतरा, सबसे ज्यादा अटैक इन पे किया जाता है। ठीक है जी। और लोग जस्टिफाई करते हैं अपने एक्शन को। ठीक है जी। जस्टिफिकेशन अपने इमोरल एक्शंस को
जस्टिफाई करते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा ग्रुप रॉन्ग है, दूसरा ग्रुप अप है, वो तो चोर है, तो हम ठीक कर रहे हैं। तो माशरे के कॉमन ग्राउंड्स जो है ना जी, उसकी अखलाकियात गिर जाती हैं। जिस माशरे की अखलाकियात गिर जाती हैं उसमें नेशनल यूनिटी तो प्रिवेल कर ही नहीं सकती। नेशनल यूनिटी करेक्टर का नाम है, तो करेक्टरलेस हो जाता है माशरा मुकम्मल तौर पर। सोशल मीडिया के दौर में सबसे ज्यादा इन्हीं शेयर्ड बिलीव्स और वैल्यूज पर, पॉलिटिकली पोलराइज सोसाइटी में सबसे ज्यादा इसी पे अटैक होता है। लोग खुश होते हैं इन इन चीजों को पढ़ के, इनको देख के, इन एक्टिविटीज में इंगेज होके। अब आपने अपने पेपर में तो नहीं लिखना, लेकिन पिंकी पीरनी, पिंकी पीरनी, पिंकी पीरनी, पिंकी पीरनी ने ये कर दिया, पिंकी पीरनी ने वो कर दिया। अब वो बाकी पार्टियों के लोग इसको टारगेट करेंगे, वुमेन को ड्रैग। जो दूसरा ग्रोह है वो कहेगा जनाब मरियम नवाज ने ये कर दिया, उसने ये कर, उसको तो ये, उसका तो ये, उस गैर अखलाकी बातें। खुश होते हैं लोग, जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि पोलराइज्ड हो चुके होते हैं। अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अब अखलाकियात मर की जाती हैं माशरे की मुकम्मल तौर पर, और खुशी से बता रहे होते हैं और जस्टिफिकेशन ट्रेस कर रहे होते हैं। कॉमन ग्राउंड एक माशरे के की यूनिटी के ना जी, उसमें उसके शेयर्ड बिलीफ्स, जिसकी एक एग्जांपल मैंने मोरालिटी की दी अभी सिर्फ यहाँ। ये कॉमन ग्राउंड्स आप माशरे के बनाए ना, ये 20-25 कॉमन ग्राउंड्स बन जाते हैं, वो शेयर्ड बिलीव्स वैल्यूज, कि किसी माशरे में क्या, किसी माशरे में क्या। हमारे जैसे माशरों में अखलाकियात बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो कॉमन ग्राउंड्स इरोड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको स्पेसिफिक कर लें, ये जो हमने आर्गुमेंट्स दिए हैं, अगर हम इनको स्पेसिफाई कर लें, इनकी कुछ मैनिफेस्टेशंस देख लें, चाहे तो आप इन हेडर्स के अंदर ही इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, चाहे तो आप अलहदा हेडर बना लें। ये हमने जितनी बातें की हैं, 5-6 जितने हमने आर्गुमेंट्स दिए हैं कि जनाब हाउ पॉलिटिकल पोलराइजेशन अफेक्ट्स नेशनल यूनिटी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप इनके बीच में ये एग्जांपल्स लगा दें या आप अलहदा से हेडर बना लें, वो आपकी मर्जी है। मैं तो कंटेंट दे रहा हूँ, मटेरियल दे रहा हूँ। अब आप उसको अपनी पैराग्राफिंग में, आप जिस भी इंग्लिश के टीचर से पढ़ रहे हैं वो आपको क्या सजेस्ट करता है, लेकिन आपके पास एग्जाम्पल नहीं। मसलन इसकी एक मैनिफेस्टेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है जी, दो पॉलिटिकल पार्टीज, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेट्स, हाईली पॉलिटिसाइज्ड। इनके जो ओपिनियंस हैं इश्यूज पर, जैसे इमिग्रेशन, हेल्थ केयर, क्लाइमेट, गन कंट्रोल, एबॉर्शन, हाईली पोलराइज्ड है इन पे। एक ग्रुप अगर कोई एक्स स्टेप लेता है, दूसरा ग्रुप आके एक्स स्टेप को नल एंड वॉइड कर देता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में लेजिस्लेटिव इशू हमें ज्यादा उसकी मैनिफेस्टेशन मिलती है। कॉन्टिनेंटल यूरोप में देख लेते हैं, पोलैंड हाईली पोलराइज्ड है। किन इश्यूज पर? यूरोपियन यूनियन में हमारा रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जुडिशियल राइट्स देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, LGBTQ राइट्स देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, इस्लामोफोबिक, हाईली इस्लामोफोबिक। ये मेन बड़े इश्यूज। ठीक है जी, हाईली पोलराइज होगी, यानी कि पूरी दुनिया ने जब
क्राइस्ट चर्च मॉस्क पे अटैक हुआ ना जी, और वो एक ही बंदा, और उसने इतना मारने शुरू कर दी, पूरी दुनिया ने प्रोटेस्ट किया है, पोलैंड की लीडरशिप ने प्रोटेस्ट नहीं किया, हाईली पोलिटिसाइज कर दी। पोलिश मुआशरा जो है हाईली पोलिटिसाइज्ड इन इश्यूज को लेके। ब्राजील को देख लें, उस वक्त का प्रेसिडेंट डिल्मा, उसकी जब इम्पीचमेंट शुरू हुई है, ठीक है जी, तो उससे पता लगा कि कैसे भाई लीडर्स जो है ना जी, वो कैसे बेनिफिट्स लेते हैं अपने अपने लोगों से, अपने अपने रूल में आके, ठीक है जी। तो उसकी इम्पीचमेंट के प्रोसेस से माशरा पूरी तरह बुरी तरह तकसीम हो गया। पॉपुलिस्ट टेंडेंसीज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट हमें जो है वो ब्राजील में नजर आती है, अभी तक नजर आती है। टर्की, टर्की में भी ऐसा है। मोस्ट रीसेंट जो इलेक्शंस हैं टर्की के, कोई बहुत बड़ी आउटराइट मेजोरिटी तो नहीं ले सकी ना जी गवर्नमेंट। एक कंजर्वेटिव वर्सेस सेकुलर फोर्सेस, उनकी लड़ाई वो हमें नजर आ रही है 21st सेंचुरी में। मुआशरा कंजर्वेटिव और सेकुलर फोर्सेस पे डिवाइड हो गया मुकम्मल तौर पर, ठीक है जी। वेनेजुएला, हुगो शावेज के दौर से ये पोलराइजेशन स्टार्ट हुई, और आज का 21st सेंचुरी में या आप कह लें कि करंट सिनेरियो में इतना पोलराइज्ड हुआ। पैरेलल प्रेसिडेंट के क्लेम्स, दो प्रेसिडेंट्स, पैरेलल प्रेसिडेंट्स चलते रहे वेनेजुएला में, इतनी पोलराइजेशन हुई है। प्रेसिडेंट, दो प्रेसिडेंट पैरेलल क्लेम करे, मैं प्रेसिडेंट हूं, दूसरा कह रहा मैं प्रेसिडेंट। बड़ी मैनिफेस्टेशन है। इंडिया, भाई 17 तो इंडिया की स्टेट रिकॉग्नाइज्ड करती है सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, जो इंडिया में सेपरेशन के लिए एफर्ट कर रही हैं, तो वो तो इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है 17 सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, ठीक है जी। और ऊपर से 21st सेंचुरी में जो सिटीजनशिप एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, उससे मुस्लिम्स जो हैं वो और ज्यादा टारगेटेड हो गए, और ज्यादा एलिनेशन फील कर रही। हिंदू जो आप कह लें कि एलिमेंट है, वो डोमिनेट हो रहा है, रिजल्टेंटली सोसाइटी पोलराइज्ड हो, पहले भी थी और ज्यादा हो गई। तो हमें तो 1990 से ये एपिसोड बाबरी मॉस्क से शुरू होते हैं और अभी तक चलते नजर आते हैं। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू पोलिटिकल पोलराइजेशन का, कि वहां भी कोई नेशनल यूनिटी नहीं रही जी, ये इशू। और पाकिस्तान के रेफरेंसेस तो हम साथ साथ भी देते रहे हैं। तो हजूर बात ये है कि ये बात सच साबित हो गई, प्रूव हो गई कि नो डाउट पॉलिटिकल पोलराइजेशन वाकई में अफेक्ट्स नेशनल यूनिटी। ठीक है जी, समझ आई। लो जी, अब ऐसा है कि एक एस्पेक्ट एड्रेस हुआ ना, 100 नंबर का की कहानी चलानी है हमने, तो रेलेवेंट चीजों को हमने और भी तो लेके आना है।
तो बुरी तरह तो मुतासिर हुई है, लेकिन कुछ सर्टन स्टेप्स लिए जा सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जा सकती हैं कि जिनके जरिए इस पोलराइजेशन को मैनेज किया जा सकता है। सर्टन स्टेप्स, उर्फे आम में इंग्लिश के टीचर आपको इसको कहते हैं सजेशंस। तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी आउटलाइन में सजेशंस, रिकमेंडेशंस इस तरह की आउटडेटेड से वर्ड यूज करें, कुछ मुनासिब। ठीक है जी। हाउ टू मैनेज पॉलिटिकल पोलराइजेशन। जाहिर है, याद रखिएगा जी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन को आप एंड नहीं कर सकते किसी मुआशरे से। देखिए ना जी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहेगा, हाँ, बस उसको एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। डाइवर्जेंस तो होती है, हाँ, लेकिन वो अनकम्प्रोमाइजेबल नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही जी? सो आपने कभी ये बात नहीं करनी कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन को एंड कैसे करें, इसको एलिमिनेट कैसे करें, ये कभी नहीं होती। मुआशरे, उनमें डिफरेंसेस, डाइवर्जेंस रहते हैं। इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन को आपने मैनेज करना है। हाउ टू मैनेज इट। ये याद रखिएगा, आप लोगों में से कोई काफी लोग टीचरों से पढ़े होते हैं, तो जी बात सीधा सीधा फार्मूला है कि अच्छा जी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड नेशनल यूनिटी। तो हाउ फैक्टर आ गया, हाउ पॉलिटिकल पोलराइजेशन अफेक्ट्स नेशनल यूनिटी, बता दिए कैसे करती है। आप जनाब इसके इम्पैक्ट्स भी बताएं, इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ये भी बताएं, फिर सजेशंस बताएं। ये जो हेडर है ना, ये आपको ले डूबेगा इस ऐसे में। ये नहीं है कि बाकी जगहों पर नहीं चलेगा, कई जगहों पे चल सकता है, लेकिन रीजन का इस्तेमाल करना है, अकल का इस्तेमाल करना। अगर आप कहते हैं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, तो जेनेरिक कॉन्टेक्स्ट में तो आप कह सकते हैं कि हाँ जी अफेक्ट करती है, लेकिन स्पेसिफाई करना है। तो क्या इंडिया की इकोनॉमी तबाह हो गई? क्या यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी तबाह हो गई? क्या तुर्की की इकोनॉमी तबाह हो गई? हाँ, पाकिस्तान में इसका इशू आया, लेकिन एक पाकिस्तान को लेके आप उसको जनरलाइज तो नहीं कर सकते कि ये करती करती, हमारे केस में कर गई है, लेकिन बाकी जगहों पे तो नहीं कर गई। तो बेहतर है कि उससे इज्तनाब किया जाए, इसको सीधा सीधा इस एस्पेक्ट में रखा जाए कि यहाँ हमने क्या किया। हमने इसकी जगह यहीं पर जो जो हेडर दिया, हमने साथ साथ इम्पैक्ट बताते गए, देखो जी इससे कितनी तबाही होती है। हमें जरूरत नहीं है, हम टू द पॉइंट स्पेसिफिक करें। एक इंट्रो बनाया अपना, डिटेल्ड इंट्रो बनाया, कैसे इफेक्ट करती है और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, दैट्स इट। अगर आप ये हेडर डालना चाहते हैं तो आपको लॉजिकल रहना है, रीजनिंग के साथ, मुझे कोई इतराज नहीं है। ठीक है जी। सो हम अब आ रहे हैं, पहले हम ये आए, इसके बाद हम हेडर लेके आए मैनिफेस्टेशंस का, इसकी मैनिफेस्टेशन, मुख्तलिफ कंट्रीज की केस स्टडीज डाल दी। अब हम हाउ टू मैनेज में आएंगे, और हाउ टू मैनेज की फिर मैनिफेस्टेशंस बताएंगे कि दुनिया में पोलराइजेशन मैनेज भी की गई है। तो मैं इस पैटर्न पे जरा सेफ हैंड पे रहते हुए अपनी बात कर लूंगा। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं बदल लें, कंटेंट बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लें, मुझे कोई इतराज नहीं। मुझे जो बेहतर लगता है मैं वो अपने स्टूडेंट्स को करवा रहा होता हूँ। आप इसको बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा भी लें, मुझे कोई इतराज नहीं। तो जी कैसे मैनेज करें, हाउ टू मैनेज अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन। एक वो एजुकेशन है
जो आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेजेस में दी जा रही होती है। लेकिन एक दूसरी भी एजुकेशन है, अनदर एजुकेशन, जो आप अपनी जनरल पब्लिक को दे रहे होते हैं। इसके जरिए अवेयरनेस आती है। स्कूल कॉलेज का टेक्स्ट पढ़ के किसी को अवेयरनेस नहीं आती। पब्लिक अवेयरनेस, वो एक, इट्स अनदर टाइप ऑफ एजुकेशन, दैट इज जनरल पब्लिक के लिए आप वो अवेयरनेस बनाते हैं। कैसे? आप सोसाइटी को थ्रू डिफरेंट फोरम्स, डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट मीडियम्स एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट, उनके जरिए एजुकेट कर रहे होते हैं। सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, मीडिया, वॉल चॉकिंग, पोस्टर्स, बैनर्स, डिस्प्ले, हैंगर्स, ये भी अपने अंदर पूरी एक एजुकेशन है, जो आप लोगों को स्ट्राइक किए जा रहे होते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। बताना क्या है इसके जरिए? वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी, एजुकेट कर रहे हैं आप लोगों को, वैल्यू ऑफ, ठीक है जी, डाइवर्सिटी। लोगों को ये अवेयरनेस देने की जरूरत है कि पॉलिटिकल लीडरशिप आपकी सगी नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप, उसको रूलिंग चाहिए, रूल चाहिए, उसको पावर चाहिए। वो अपनी पावर के लिए, अपनी रूलिंग के लिए टैक्टिक्स बनाते हैं। तो उनके उन टैक्टिक्स को एज अ टैक्टिक्स ही समझा जाए, उन पर मुकम्मल ईमान ना ले आए। हर सियासी जमात, हर रूलर, वो अपने रूल में आने के लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स बनाते हैं। ऐसे तमाम टैक्टिक्स जो आपके कॉमन ग्राउंड्स को हिट कर रहे हों, एज अ सोसाइटी, सोसाइटी को इस अवेयरनेस दिलवाने की जरूरत है कि उसको कंडेम करें, उसकी कंडेमनेशन करें कि भाई ठीक है, आपने अपनी रूलिंग करनी है, पॉलिटिक्स करनी है, आप करें, लेकिन कॉमन ग्राउंड्स ऑफ द सोसाइटी, जिससे आपकी सोशल कोहेजन डिस्टर्ब होती है, उसको कंडेम करने की। ये कब कंडेमनेशन आएगी? जब आप अवेयर होंगे। ठीक है जी। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, स्पीच, फ्री स्पीच, राइट टू वोट एंड सो ऑन, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ये प्रिवेल करने चाहिए। चाहे कोई कितने भी डिफरेंसेस हैं आपके किसी के साथ, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स प्रिवेल करने चाहिए। ठीक है जी। और ये सारा प्रोसेस एक ए पॉलिटिकल मैनर में चलना चाहिए। अब चाहे उसके लिए कोई पॉलिटिशियंस ही अपना रोल प्ले करें, एकेडमिशियंस अपना रोल प्ले करें, इंटेलेक्चुअल्स अपना रोल प्ले करें, स्टेट अपना रोल प्ले करे। अगर पॉलिटिशियन भी है तो वो ए पॉलिटिकल अप्रोच में, सोसाइटी की अवेयरनेस के लिए। कोई एकेडमिशियन भी है तो अपने स्कूल में, अपनी क्लास में, अपने स्टूडेंट्स को ये समझा रहा हो कि भाई मॉरल ग्राउंड्स, इन पर पॉलिटिक्स नहीं करनी किसी भी सूरत में। जज्बाती सियासत नहीं करनी। तो एक स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने लोगों को स्कूल कॉलेजेस में तो ठीक है जो आप बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक पूरी अवेयरनेस कैंपेन, ऑल सोर्सेज एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट, उनका इस्तेमाल करके लोगों में ये अवेयरनेस, लोगों को एजुकेट करें, शऊर आए लोगों में। इसकी जरूरत है ताकि आप इसको मैनेज कर सकें। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी लीडर की ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करनी चाहिए। मेरिट पे उसकी स्पीचेस को, उसके डिसीजंस को एवेलुएट करना चाहिए, कहाँ गलत है, कहाँ ठीक है। तभी आप इस पोलराइजेशन को मैनेज कर सकते हैं।
प्रमोटिंग सोशल कोहेजन। ठीक है जी। जितनी भी तरह के स्टीरियोटाइप्स एक मुआशरे में बन चुके हैं, उनको मिटिगेट करना जरूरी है जी। और ये स्टीरियोटाइप्स अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल लीडर्स ही बनाते हैं। ठीक है जी। ये याद रखिएगा, पॉलिटिकली पोलराइज्ड सोसाइटी में मसाइल का हल वोटिंग या इलेक्शन है ही नहीं। क्या आप समझें कि वोटिंग इलेक्शन हो और जनाब ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल सामने आ जाएं, इससे सोशल कोहेजन नहीं बननी, इससे फर्दर डिवाइड होनी है। क्योंकि मामला तो खराब हो गया, सोसाइटी पोलराइज्ड हो गई है। अब इलेक्शन करा के एक्स ग्रुप आए, वाई आए, जी आए, उसने हरकतें तो वही करनी है जो हमने ऑलरेडी अब एक्सप्लेन कर दी हुई है। सो इलेक्शंस या वोटिंग, ये माइंडसेट से इसका ताल्लुक है, सोच से ताल्लुक है। आज आप पाकिस्तान में इलेक्शन करा दें तो क्या पाकिस्तान पॉलिटिकली पोलराइज नहीं रहेगा? एक कोई भी पार्टी जीत जाएगी, वो बाकियों के साथ वही करना शुरू हो जाएगी जो अब हो रहा है या इससे पहले जो हो रहा था। तो मामला ठीक तो नहीं होना। नाउ आई पर्सनली बिलीव, ये मेरा जाती ख्याल है, आप इसको ऑन करें ना करें वो आपका ख्याल है, कि इस मुल्क में इलेक्शन डिले होने चाहिए। जितने डिले हो सकते हैं इस वक्त वो होने चाहिए, ता वक्ते के आप लोगों को अवेयरनेस ना दे दें, ता वक्ते के कोहेजन मेंटेन ना हो जाए। वरना जिसकी भी हुकूमत आई, उसने हरकतें वही करनी है जो 18 से 22 की हुकूमत करती रही है, जो 22 से 23 की हुकूमत करती रही है। हरकतें यही होंगी, ओपोनेंट को कॉर्नर करने की, फ्री स्पीच को रोकने की। सो अनलेस एंड अनटिल अवेयरनेस नहीं आ जाती, मोरालिटी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाती, ये मेरा जाती ख्याल है। आप इससे इनकार भी कर सकते हैं कि नहीं, आइन ये कहता है तो फलाना ये कहता है, लेकिन जो स्टडीज हैं, एकेडमिशियंस की जो स्टडीज हैं, वो वाज़ेह कहते हैं कि इलेक्शंस के जरिए पॉलिटिकली पोलराइज्ड माशरे के मसाइल हल नहीं होते किसी भी सूरत में। क्योंकि माशरा पोलराइज हो गया, उसकी सियासी जमातें, उसके लीडरशिप, तमाम हर कोई पोलराइज हो गया। उन्होंने वही हरकतें करनी, बात नहीं आना, जब तक सोशल कोहेजन मेंटेन नहीं होती। सो पाकिस्तान के पास ये आइडियल टाइम है, एक प्रोलॉन्ग इंटरम सेटअप, कि जिसके जरिए नेशनल को सोशल कोहेजन मेंटेन की जाए, डायलॉग की तरफ सबको लाया जाए, मोरालिटी को प्रिवेल करवाया जाए। देन आप जाए, ये मेरा जाती ख्याल है। आप इसको ना भी लिखें, आप इतनी बातें बाकी लिख लेंगे, माइंड सेट एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है जी। फिर इसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये बड़ी जरूरी है। पॉलिटिकली पोलराइज्ड सोसाइटीज, इन इनमें एक बड़ा जो इशू है ना जी, वो इनके इलेक्टोरल प्रोसेस का होता है जी। आपके यहाँ इलेक्टोरल प्रोसेस कैसा है? लोग वोट किस बात पर देते हैं? लोगों को क्या पसंद है? लोग इस चीज पे वोट देते हैं। ठीक है जी। उन चीजों में रूट्स में छुपी हुई है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। क्योंकि एक ग्रोह दूसरे ग्रोह के इलेक्टोरल प्रोसेस से आने को क्रिटिसाइज करता है। सो इस इलेक्टोरल प्रोसेस की जो 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 आउटलुक है, उसको बदलना बड़ा जरूरी है। ठीक है जी। हमारे केस में तो बहुत जरूरी है कि ओवरऑल एक रीवैम्पिंग
ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान के केस में। ओवरऑल यहां लोग करिश्मा देखते हैं या लोग पैसा देखते हैं या लोग इन्फ्लुएंस देखते हैं कंटेस्ट करने वाले कैंडिडेट का, और उन्हीं की बुनियाद पर अपनी ओपिनियंस बना लेते हैं। तो ये इलेक्टोरल प्रोसेस जब तक इसी तरह फ्रेम रहेगा, ये आपको आउटलुक पोलराइज्ड ही बनवाता रहेगा। तो एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होती हैं रिलेटेड टू कंडक्ट, इलेक्शन कैसे कंडक्ट होंगे, है जी, वो नहीं। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बात हो रही है कंप्लीट रीवैम्पिंग, पूरा प्रोसेस ही बदला जाए। नाउ देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ दिस कंप्लीट रीवैम्पिंग, जिसका आप जो है वो एग्जांपल्स में जिक्र कर सकते हैं। अभी हम आगे चल के इसको हाईलाइट करेंगे। मल्टी पार्टीजनशिप, भाई जब तक पॉलिटिकल पार्टीज, अच्छा बार बार पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बात तो तय हो गई शुरू में ही कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन डेमोक्रेसी में होती है, और डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज ही अपने इंटरेस्ट के लिए पोलराइजेशन करती हैं। कोई डिक्टेटर नहीं करता। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना जी, दे डोंट थिंक बियॉन्ड पॉलिटिकल लाइंस। पॉलिटिकल लाइंस से बाहर ये सोचती नहीं है। जब तक ये पॉलिटिकल लाइंस पे सोचती रहती हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन रहेगी जी, ये नहीं रुक सकती। ठीक है जी। अगर बियॉन्ड पॉलिटिकल लाइन सोचें, डेवलपमेंट का सोचें, चार्टर इकोनॉमी का सोचें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का सोचें, डायलॉग सोचें, सो एक मल्टी पार्टीजन फ्रेमवर्क वो जरूरी है। ये यस, नो, राइट, रॉन्ग, हमारे केस में आपको नजर नहीं आ रहा कि खास तौर पे 2022-23 में मल्टी पार्टीजन फ्रेमवर्क डेवलप करवाया जा रहा है या हो रहा है। इतने नए ग्रुप्स डेवलप हो गए हैं। केपी में 2-3 नए ग्रुप्स बन गए हैं, पंजाब में 2-3 नए ग्रुप्स बन गए हैं, सिंध में अपोजिंग फोर्सेस जो एक दूसरे से नजरियाती तौर पर अपोजिंग है, कुछ रिलीजियस एलिमेंट्स प्लस कुछ सेकुलर एलिमेंट्स जैसे एमक्यूएम वगैरह। आपको पेपर में सिर्फ ये लिखने की जरूरत है सेकुलर एलिमेंट्स, रिलीजियस एलिमेंट, लेकिन समझने के लिए कि मौलाना फजल रहमान ग्रुप, एमक्यूएम करीब आ रहे हैं, नए नए ग्रुप्स पंजाब में केपी में मर्ज हो रहे हैं, मल्टी पार्टीजन फ्रेमवर्क के ये, ताकि ये यस नो राइट रॉन्ग की डिबेट जो है इसको इसको रोका जा सके, इसको कंट्रोल मैनेज किया जा सके, कंप्रोमाइजिंग नेचर डेवलप करवाई जा सके। इशू अब ये रोटी कपड़ा महंगाई, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं भाई। ये तो इम्प्लीकेशन होती है। पावर्टी खुद ब खुद नहीं होती, इन्फ्लेशन खुद ब खुद नहीं होती, अनएम्प्लॉयमेंट खुद ब खुद नहीं होती। ये किसी वजह से ये इम्प्लीकेशंस होती हैं, असरात होते हैं किसी और चीज के। कभी तेल महंगा हो जाए, हाँ जी, तो महंगाई हो जाती है। कोई आपके 2-3 नेशनल रूट्स उन पर धरने प्रोटेस्ट हो जाएं, डिमांड एंड सप्लाई मुतासर हो जाती है, चीजें महंगी हो जाती हैं। कोई इंटरनेशनल शिपिंग कार्गो टाइम पे ना पहुंच सके, डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए, चीजें महंगी हो जाती हैं। कोई भी स्पेकुलेशन हो जाए,
जुडिशरी जी फैसला देने लगी है हुकूमत के खिलाफ, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो जाती है। तो ये चीजें, ये असरात हैं बहुत सारी और चीजों की। उन बहुत सारी एक चीजों में एक बीमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है। तो कंप्रोमाइजिंग नेचर होगी तो तभी आप इसको एड्रेस कर सकेंगे। और लामहला फिर इसका क्या आप देखते नहीं, 18 से 22 में माशरा कितना पोलराइज था, उसके इफेक्ट्स इन सारी चीजों में नजर आए। ठीक है, जिसने जो भी किया, लेकिन इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, उसको मैनेज नहीं कर सके 22 से 23। ठीक है, जो मर्जी कुछ किया, लेकिन इन्फ्लेशन, पावर्टी नहीं मैनेज कर सके, इसको नहीं कंट्रोल कर सके इन चीजों को। बहुत सारे प्रॉब्लम में एक बड़ी प्रॉब्लम पोलराइजेशन भी है। तो एक कंप्रोमाइजिंग नेचर में चलना बड़ा जरूरी है। फिर इसके बाद एम्पावरिंग लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करें, लोकल गवर्नमेंट्स एम्पावर हों। भाई यूनाइटेड स्टेट्स इसकी क्लासिकल एग्जांपल है। ऊपर जो मर्जी हो रहा है, डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स, जोड़ तोड़ की सियासत सेनेट में प्रेसिडेंट के लिए हो रही है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर क्या हो रहा है, ये पार्टी लाइंस पर नहीं चल रहा। यहां डेवलपमेंट के लाइंस पर बात चल रही है। ग्रास रूट लेवल पर ये इतनी ज्यादा पोलराइज नहीं है सोसाइटी, जितनी ये नेशनल लेवल की डेवलपमेंट्स में है। सो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स का वो स्ट्रांग है, उसमें वो इस पोलराइजेशन को आने नहीं देते। ठीक है, ठीक है जी। वो कहते हैं हमारा इशू है कि हमने अपने इलाके के लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने किसी सेनेटर ने या प्रेसिडेंट ने नहीं आना, हम लोकल कम्युनिटी, हमने खुद अपने मसाइल हल करने हैं। सो ये एक बड़ा बेहतरीन वायबल सोल्यूशन है पाकिस्तान के केस में भी। लेकिन हमारा लोकल गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर पार्टीज उसको डिक्टेट करती हैं। हर आने वाली पार्टी अपनी मर्जी का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आ जाती है, दूसरी आती है पिछले का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कैंसिल कर देती है। अगेन वही पोलराइजेशन। मैनिफेस्टेशंस देख लें कुछ, दुनिया ने पॉलिटिकल पोलराइजेशन को मैनेज किया, अगर किया है तो उनकी भी कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं। जर्मनी, हाईली पोलराइज्ड जर्मन्स, 1945 से 1990 तक, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, हाईली पोलराइज्ड। ठीक है जी। इवन जब दे गॉट यूनाइटेड, तो 1990s ऑनवर्ड्स हेट्रेड की एनवायरनमेंट। वेस्ट जर्मनी इंडस्ट्रियलाइज्ड, ईस्ट जर्मनी रिलेटिवली पुअर। वेस्ट जर्मनी वाले ईस्ट जर्मनी वालों को अच्छे नहीं समझते थे। ठीक है जी। सो किया क्या गया, इन्वेस्टमेंट्स, ईस्ट जर्मनी में इन्वेस्टमेंट्स की गई, रोजगार के मौके निकाले गए, काम के मौके निकाले गए, लोग मसरूफ होना शुरू हो गए, पोलराइजेशन मैनेज होनी शुरू हो गई, लोग मसरूफ हो गए ना, बिजी हो अपनी जिंदगियों में। आज भी पोलराइजेशन है, बिल्कुल है। साउथ की जो एरियाज है ना जी, वो अपने आप को 100% जर्मन समझते ही नहीं। ठीक है जी। वो कहते हैं मैं धक्के से जुड़ा हुआ साथ, लेकिन इतनी ओपिनियन ठीक है चल रही है, वो कोई रेजिस्टेंस मूवमेंट तो नहीं चला रहे ना। वो तो हमारे यहाँ भी कई लोग समझते हैं कि जनाब फलाने इलाके के लोग, जनाब फलाने इलाके के लोग, कि हम तो यार पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं थे, हमें जबरदस्ती बना दिया गया। तो इतनी ओपिनियन चलती है, ठीक है, ब्रीदिंग स्पेस चल रही है, लेकिन
ये नहीं है कि बिल्कुल ही अनकम्प्रोमाइजेबल। साउथ की इंडस्ट्री बड़ी बेहतरीन। सो जर्मन्स ने इन्वेस्टमेंट्स कर करके इस पोलराइजेशन को मैनेज किया। वेला दिमाग ही ना रहे कोई। कोलंबिया, कोलंबिया की कहानी भी ऐसी है भाई। 2016 में आके इनके सिविल वॉर के इश्यूज एंड हुए। कोलंबियन माशरे की तो सिविल वॉर्स की तारीख ही बड़ी भरी पड़ी तारीख है। गवर्नमेंट एंड अपोजिंग फैक्टर्स, हर दौर में मुख्तलिफ अपोजिंग फैक्टर्स जो है मौजूद रहे हैं। ठीक है जी। एक कंप्रोमाइजिंग नेचर डेवलप हुई, मल्टीपल ग्रुप्स, उनमें कंप्रोमाइजिंग नेचर डेवलप हुई, अमन हो गया। तो कंप्रोमाइजिंग नेचर हमने जो पीछे बात की ना, यहाँ पे भी हो सकती है जनाब, क्यों नहीं हो सकती। अब यहाँ पर हमारे लिए ये नहीं है कि हम इसकी फिर डिटेल कहानियां भी लिखें, लिखना चाहते हैं आप गूगल कर लें, सर्च कर लें, लेकिन वो हम अपनी फिर जो थीम से दूर हो जाएंगे ना, कोलंबियन हिस्ट्री में हम घुस जाएंगे। नॉर्दर्न आयरलैंड बड़ी सवियर किस्म की सेक्रेटेरियन लाइंस पर डिवीजन थी जी नॉर्दर्न आयरलैंड में। यानी दुनिया में ये चीज खत्म हो गई थी, लेकिन कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स, ये डिवाइड नॉर्दर्न आयरलैंड में चलती रही तकरीबन 100 साल। 20th सेंचुरी में, अब 20वीं सदी में अभी चलती रही। ठीक है जी। आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, इसके दरमियान 100 साल। लेकिन क्या हुआ 1998 में आके गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, इसको मैनेज किया गया। हाँ जी, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, आए जाएं कारोबार करें, मैनेज किया। बड़ी एग्जांपल है रवांडा। ये तो इतने पोलराइज्ड हो गए थे कि 1994 में मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, मिलियंस। जेनोसाइड्स होगी जी, मुखालिफ को खत्म कर दो। ठीक है जी। दो बड़े एथनिक ग्रुप्स के दरमियान ये जंग थी जी, रवांडा में। एक दूसरे के खत्म करो। करते क्या थे भला, बसों को रोकते थे, जगहों पे जाते थे, एक ग्रुप दूसरे, आईडी कार्ड निकाल लो सारे। आईडी कार्ड पे ट्राइब की आइडेंटिटी लिखी होती थी, मार दो। किया क्या इन्होंने, आईडी कार्ड पे ट्राइबल आइडेंटिटीज मेंशन करना ही खत्म कर दिया। ठीक है जी। ट्राइबल आइडेंटिटी खत्म कर दी, ताकि आप वायलेंस को, खत्म तो कोई भी नहीं कर सकता ना यार, लेकिन चलो उसको रिड्यूस करें आप। कौन इनकारी होगा, साउथ अफ्रीका में इतनी पोलराइज सोसाइटी थी कि वाइट रूलर्स, वो तो ब्लैक्स को करीब नहीं आने देते थे। ब्लैक लीडर नेल्सन मंडेला कैद में रहा जनाब अपनी आधी लाइफ, लेकिन जब पावर में आया तो उसने कोई रिवेंज नहीं लिया। उसने सोशल कोहेजन के टूल्स का इस्तेमाल किया, सबके लिए, सबको साथ लेके, व्हाइट्स ब्लैक सबको साथ लेके चला। सही है जी? हमारे केस में भी फिर, पाकिस्तान के केस में जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, इनको भाई बातचीत करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है
जब रूल में एक्स होता है तो वाई जी कहते हैं बात करो, तो एक्स बात नहीं करता। जब जी रूल में होता है तो एक्स, या जी वाई रूल में होते हैं तो एक्स कहता है बात करो, तो कहते हैं कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, पोलराइज्ड हो गए वो ना। सो इनको बातचीत तो करनी पड़ेगी, कॉमन ग्राउंड्स बनाने पड़ेंगे। सो पोलराइजेशन दुनिया में चली है, दुनिया ने मैनेज भी की है, हम भी मैनेज कर सकते हैं। ये कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। वंस एक सोसाइटी पोलराइज्ड हो गई, तो वो दोबारा से उसमें नेशनल यूनिटी के सेंटिमेंट्स नहीं आ सकते। बिल्कुल आ सकते हैं, ये एग्जांपल्स भी हमने देखी हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। सो ये पैटर्न है जी, जिस पर मेरे एंड पे मैं आपको इस तरह की और कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स होंगी, कुछ जो मैंने शुरू में बात की कि भाई आप एफपीएससी का 2023 का पेपर देख लें, यूपीएससी का 2023 का पेपर देख लें, और मुझे ग्लोबलाइजेशन पर, एनर्जी क्राइसिस पर, हैं जी, इन पर ऐसे निकाल के दिखाएं जरा। अब वही 8-10 रटे रटाए पुराने से टॉपिक्स वही बच्चे तैयार कर रहे हैं, उसी को चला रहे हैं। इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट, टीचर भी वही तैयार करवा रहे हैं। सो हमारे यहाँ आपको फिर ये 40 बड़े यूनिक स्टेटमेंट्स मिलेंगी। तुक्का लग गया तो लग गया। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।